मैं बस थोड़ी देर चुपचाप अकेला रहना चाहता हूं इंदु। पति के मुंह से अपनी इतनी बड़ी उपेक्षा और ये रूखा जवाब सुनकर इंदुमती बिजली की तेजी से उठकर खड़ी हो गई। उसका स्वाभिमान फिर से भड़क उठा। उसने गुस्से में कहा, तो ठीक है, रहो ऐसे ही। मेरी ही अक्ल मारी गई थी जो तुम्हारे कमरे में आई थी। दरवाजे के पास पहुंचकर वो अचानक रुकी और मुड़कर बोली, और सुनो, अपनी जान गंवाकर तुम मुझे कोई सजा नहीं दे पाओगे। ये चिट्ठी पढ़ लो। मेरे पिताजी ने मेरे नाम पर 10,000 रुपए की वसीयत कर दी है। इतना कहकर उसने अपने बाएं हाथ से वो वसीयत की चिट्ठी सोफे की तरफ फेंक दी और कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आते ही इंदुमती ने अपने मुंह में साड़ी का पल्लू दबाया और रोते रोते अपने कमरे में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वह सीधे बिस्तर पर गिर पड़ी। अपनी बात मनवाना और दूसरों पर हुक्म चलाना ही उसने सीखा था। कभी सहना या हार मानना उसने कभी नहीं सीखा था, और शायद बहुत सी औरतें ये नहीं सीख पाती। इसीलिए आज जब वो अपनी तरफ से नरेंद्र की सेवा करने और बात संवारने गई थी, तो उसका वह अच्छा इरादा भी अहंकार की आग में जलकर खाक हो गया। वो क्या करने गई थी और क्या करके लौट आई थी। अगले दिन इंदुमती बीमला के घर गई। कमरे में कदम रखते ही उसने देखा कि बीमला और उसकी पड़ोसन अंबिका बाबू की पत्नी दोनों बैठी हैं। इंदुमती ने हैरान होकर पूछा, अरे ननंद रानी, क्या तुम दोनों रो रही थी? तुम्हारी दोनों आंखें तो गुड़हल के फूल जैसी लाल हो रही हैं। अंबिका बाबू की पत्नी सुन रही थी और बीमला बिस्तर पर पेट के बल लेटकर कोई किताब पढ़ रही थी। इंदुमती की आवाज सुनकर वो झटपट उठकर बैठ गई, अपनी आंखें पोंछी और मुस्कुराकर बोली, उफ, क्या बताऊं भाभी, इस किताब में दुर्गमणी का दुख पढ़कर तो कलेजा ही फट जाता है। इंदुमती ने पूछा, ये दुर्गमणी कौन है? बीमला ने हंसकर कहा, अब अनजान मत बनो भाभी, जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि दुर्गमणी कौन है। चारों तरफ इस नई किताब की इतनी तारीफ हो रही है, तो सच ही तो है। इंदुमती को कुछ समझ नहीं आया। उसे बस इतना पता चला कि किसी नई छपी किताब की बात हो रही है। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, दिखाओ तो जरा, कौन सी किताब है? किताब हाथ में लेते ही इंदुमती ने देखा कि ऊपर लेखक की जगह उसके अपने पति नरेंद्र का नाम छपा हुआ था। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसकी नजर समर्पण, डेडिकेशन वाले पन्ने पर पड़ी। नरेंद्र ने वो पूरी किताब अपनी बहन बीमला को समर्पित की थी। इंदुमती ने उस किताब को ऊपर से नीचे तक उलट पुलट कर देखा और चुपचाप एक तरफ रख दिया। उसके पति ने पूरी किताब लिख डाली। वो छपकर आ गई, लोगों में बंट गई, और घर की मालकिन होने के बावजूद उसे इस बात की कानों कान खबर तक नहीं थी। इंदुमती के चेहरे का रंग उड़ता देखकर बीमला की आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तब इंदुमती ने खुद ही अपनी झेप मिटाते हुए रुखाई से कहा, मुझे नाटक उपन्यास पढ़ने का न तो कोई शौक है और न ही ये मुझे पसंद है। खैर, अच्छी किताब बनी है, ये सुनकर खुशी हुई। तभी अंबिका बाबू का नौकर आया और उसने अपनी मालकिन से कहा, मालकिन, बाबूजी पूछ रहे हैं कि आज जो उनका अजायब घर, म्यूजियम देखने जाने का कार्यक्रम था, क्या वे जाएं? अंबिका बाबू की पत्नी उम्र में बहुत छोटी थी। उसने शर्म से सिर झुका लिया और बहुत धीमी, नपेतुले स्वर में कहा, नहीं, उनकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। कह दो, आज जाने की कोई जरूरत नहीं है। नौकर हुक्म मानकर चला गया। इंदुमती हक्की बक्की होकर देखती रह गई। उसे लगा कि जीवन में उसने इससे ज्यादा अजीब बात कभी नहीं सुनी कि पति घर से बाहर जाने के लिए पत्नी की राय मांग रहा है और पत्नी सहजता से फैसला सुना रही है। तभी बीमला का नौकर भोला अंदर आया और बोला, मालकिन, बाबूजी, गगन बाबू ने दफ्तर से आदमी भेजा है। वे पूछ रहे हैं कि बाजार में एक बड़ी अलमारी की नीलामी हो रही है, क्या अपने बड़े कमरे के लिए उसे खरीद ले? बीमला ने तुरंत कहा, नहीं, मना कर दो। उस कमरे के लिए एक छोटी किताबों की रैक, बुककेस ही काफी होगी। भोला भी चला गया। इंदुमती गहरे अचरज में डूबी बैठी रही।
इन पतियों के सवाल पूछने में इंदुमती को कहीं कोई दिखावटी रौब या दब्बूपन नजर नहीं आया, और न ही इन पत्नियों के फैसलों में किसी दासी या गुलाम जैसी मजबूरी दिखी। ये तो दोनों तरफ का गहरा तालमेल और बराबरी का सम्मान था। ये सब देखकर इंदुमती के दिल के अंदर एक अनजाना दर्द चुभने लगा। उसे बार बार लगने लगा कि अपने पति को नीचा दिखाने के चक्कर में वो खुद इन दोनों औरतों के सामने कितनी छोटी और बौनी साबित हो गई है। जब इंदुमती जाने लगी तो बीमला ने धीरे से पूछा, भाभी, क्या सचमुच तुम्हें भैया की इस किताब के बारे में कुछ भी पता नहीं था? इंदुमती ने लापरवाही का ढोंग करते हुए कहा, नहीं, और मुझे इन फालतू बातों की परवाह भी नहीं है। दिन भर कमरे में सिर गड़ाकर कुछ न कुछ लिखते ही रहते हैं। भला कौन इतना हिसाब रखे? अच्छा सुनो ननंद रानी, कल मैं अपने मायके जा रही हूं। बीमला परेशान होकर बोली, भाभी मत जाओ। क्यों न जाऊं? इंदुमती ने पूछा। बीमला ने दुखी होकर कहा, क्यों मत जाओ? क्या ये भी मुझे समझाना पड़ेगा भाभी? भैया अब अपने सुख दुख का कोई भी बोझ तुम पर नहीं डालते। क्या ये बात तुम्हारी आंखों को दिखाई नहीं देती? तुम अपने पति का सच्चा प्यार हमेशा के लिए खोती जा रही हो। क्या तुम्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं है? इंदुमती का पारा फिर चढ़ गया। वो तुनक कर बोली, मैंने तुमसे 100 बार कहा है कि मुझे उनका प्यार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं अपने भैया के घर आराम से चैन की जिंदगी बिताऊंगी। तुम्हारे भैया अब मुझे वापस बुलाने आने की जहमत न उठाएं और न ही मुझे परेशान करें। अब बीमला को भी बहुत गुस्सा आ गया। उसने खरी खरी सुनाते हुए कहा, अपनी ये अमीरी और शान पुरुषों के सामने दिखाया करो भाभी, मेरे सामने नहीं। मैं भी एक औरत हूं। तुम्हारे बाप दादा अमीर हैं। उन्होंने तुम्हारे नाम दौलत की वसीयत कर दी है। बस इसी बात का घमंड है ना तुम्हें? अच्छा ठीक है, अब जा रही हो तो जाओ, लेकिन मेरी बात याद रखना, जिस दिन तुम्हें होश आएगा उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुमने जो खोया है उसके आगे ये पूरी दुनिया की दौलत भी बहुत छोटी है। भाभी, भैया जैसा सच्चा और बेपनाह प्यार बहुत कम औरतों के नसीब में होता है, लेकिन तुमने उस प्यार का जिस बेरहमी से अपमान किया है उससे तो अमर रिश्ता भी घिसकर खत्म हो जाता है, और शायद तुम्हारा रिश्ता भी अब खत्म ही हो गया है। नरेंद्र की वह किताब अभी भी बीमला के हाथ में थी। उस किताब पर नजर पड़ते ही इंदुमती का कलेजा एक बार फिर जल उठा। उसने तड़क कर कहा, घमंड करने के लिए जिसके पास कुछ होता है वही घमंड करता है। मेरा चाहे जो नुकसान हो, चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए, उसके लिए ठाकुर जिन तुम अपना दिमाग क्यों गर्म कर रही हो? और मैं यहां खड़े खड़े तुम्हारी बकवास क्यों सुनूं? मेरा यहां रहने का मन नहीं है तो मैं नहीं रहूंगी। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मुझे न किसी की सलाह चाहिए और न ही किसी से झगड़ा करना है। बीमला खामोश हो गई। उसके दिल का दर्द भगवान ही जानता था, लेकिन इस सीधे अपमान के बाद उसने बहस करना छोड़ दिया। जैसे ही इंदुमती दरवाजे की ओर बढ़ी, बीमला ने गंभीर होकर कहा, रुको भाभी, तुम रिश्ते में मुझसे बड़ी हो। जाते जाते तुम्हें एक आखिरी प्रणाम तो कर लूं। उस दिन शाम होते ही आसमान में घने काले बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश होने लगी। इंदुमती मेदिनीपुर में अपने मायके के बिस्तर पर अपनी बेटी कमला को लेकर लेटी हुई थी। आज इंदुमती के छोटे बहनोई, छोटी बहन के पति ससुराल आए हुए थे। बगल वाले कमरे से उन्हें बड़े चाव से खाना खिलाने, हंसी मजाक करने और परिवार की बातचीत की आवाजें आ रही थी। वे आवाजें जितनी इंदुमती के कानों में पड़ रही थी, उतनी ही एक अनजानी और गहरी शर्म से उसका दिल दबा जा रहा था। इंदुमती को मेदिनीपुर आए अब पूरे 3 महीने होने को थे। उसकी छोटी बहन भी आई हुई थी। इन 2-3 महीनों में छोटी बहन का पति शांतिपुर से कम 5-6 बार अपनी पत्नी से मिलने और उसे लाड़ लड़ाने आ चुका था, लेकिन नरेंद्र एक बार भी नहीं आया और न ही उसने एक भी चिट्ठी लिखकर इंदुमती की कोई खोज खबर ली। पिछले कुछ दिनों से ससुराल वालों और मायके के सभी लोगों की नजर इस बात पर पड़ चुकी थी। घर में दबी जुबान से यह चर्चा होने लगी थी कि नरेंद्र अपनी पत्नी को लेने क्यों नहीं आ रहा। आज कहीं सबके सामने ये बात न उठ जाए
और बहनोई के आगे उसकी बेइज्जती न हो जाए। इसी शर्म और डर के मारे इंदुमती वक्त से पहले ही कमरे में आकर छिप गई थी। पति का ना आना और उसकी ये अनदेखी कितना दर्द देती है, ये तो इंदुमती का अपना निजी दुख था, लेकिन इस बात से समाज और परिवार में इतनी भयानक शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, इसका उसने कभी सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। ये शर्मिंदगी किसी बड़े अपराध की तरह थी, जिसे इंसान सबसे छिपाता फिरता है। मर जाने पर भी कोई औरत ये कबूल नहीं कर पाती कि उसका पति उससे प्यार नहीं करता। इतने दिनों तक इंदुमती अपने पति के घर में बैठकर उसे दबाकर और नीचा दिखाकर अपने झूठे आत्मसम्मान को बढ़ाने में लगी थी। लेकिन आज पराए घर में पति की नजरों से दूर उसका वह सारा मान सम्मान तिनके की तरह बिखर रहा था। आज बहनोई के आने के बाद से घर का जो भी इंसान इंदुमती की तरफ देख रहा था, उसे लग रहा था मानो सब उस पर दया और तरस खा रहे हों। जब कोई मासूम बच्ची कमला से उसके पिता के बारे में पूछता तो इंदुमती शर्म से गड़ जाती थी। जब कोई पूछता कि ससुराल कब जा रही हो, तो इंदुमती का मन करता कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। जबकि मायके आने से पहले वो खुद नरेंद्र को ये ताना मारकर आई थी कि जब परिवार पालने की औकात हो जाए तभी मुझे लेने आना। तभी इंदुमती का ध्यान टूटा। उसने देखा कि पास लेटी कमला रो रही है। उसने पूछा, कमला, रो क्यों रही है मेरी बच्ची? कमला ने रुंधे गले से सिसकते हुए कहा, मां, मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। ये सुनते ही इंदुमती के सीने पर मानो किसी ने हथौड़े की चोट मार दी हो। उसने अपनी नन्ही बेटी को जोर से सीने से भींच लिया और खुद भी फूट फूट कर रो पड़ी। बाहर हो रही मूसलाधार बारिश ने उसकी लाज रख ली। तूफान के शोर में उसकी बेटी के सिवा इंदुमती के रोने की आवाज किसी और के कानों तक नहीं पहुंची। शायद मां के दर्द को देखकर या खुद अपने मन से अगली सुबह होते ही कमला ने अपने पिता के पास कोलकाता जाने की जिद पकड़ ली। इंदुमती ने पहले तो बच्ची पर थोड़ा गुस्सा और डांट पट दिखाई, लेकिन फिर सीधे अपने बड़े भाई के पास जाकर बोली, भैया, कमला किसी की बात नहीं सुन रही है, रो रो कर कोलकाता अपने पापा के पास जाने की जिद कर रही है। भाई ने कहा, तो उसे रोकने की क्या जरूरत है बहना? कल सुबह की गाड़ी से तुम दोनों कोलकाता चली जाओ। वैसे नरेंद्र कैसा है? वो मुझे तो कोई चिट्ठी पत्री लिखता नहीं, तुम्हें तो लिखता ही होगा। इंदुमती ने नजरें झुकाकर झूठ कहा। भाई ने पूछा, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? इंदुमती ने उसी तरह सिर झुकाए कहा, हां, ठीक है। कोलकाता पहुंचकर इंदुमती सीधे अपने घर न जाकर बीमला के घर के सामने उतरी। बीमला उसे अचानक सामने देखकर हैरान रह गई। अरे भाभी, तुम कब आई? इंदुमती ने कहा, बस अभी अभी आ रही हूं। गाड़ीवान ने गाड़ी से इंदुमती का संदूक, ट्रंक, उतारकर नीचे रख दिया। बीमला ने अपने चेहरे की गहरी नाराजगी को बमुश्किल दबाते हुए पूछा, तुम अपने घर नहीं गई? इंदुमती ने अपनी अकड़ दिखाते हुए कहा, नहीं, सिर्फ कमला को घर के सामने गाड़ी से उतारकर छोड़ आई हूं। सिर्फ इस बच्ची की जिद की वजह से मुझे आना पड़ा, वरना मैं कभी नहीं आती। बीमला ने एक ठंडी सांस भरी और बहुत ही गंभीर होकर कहा, भाभी, अगर तुम नहीं आती तो ज्यादा अच्छा होता। अब उस घर में जाकर तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। यह सुनते ही इंदुमती का दिल जोर से धड़क उठा। उसने घबराकर पूछा, क्यों ठाकुर जिन, ऐसा क्यों कह रही हो? बीमला ने बहुत ही शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, यह सब बाद में सुनना भाभी, पहले कपड़े बदल लो, हाथ मुंह धो लो। जो होना था वह तो हो ही चुका है। अब चाहे आज सुनो या 2 दिन बाद, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंदुमती वही जमीन पर बैठ गई। उसके चेहरे का सारा खून सूख गया, चेहरा बिल्कुल नीला पड़ गया। वो रोते हुए बोली, नहीं ठाकुर जिन, ऐसा मत करो। जब तक सच नहीं सुनूंगी, मैं अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं डालूंगी। मैंने अपनी आंखों से अभी अभी देखा है कि वे जिंदा है। फिर ऐसा क्यों कह रही हो कि उस घर में जाकर मेरा कोई काम नहीं है? बीमला कुछ देर रुकी, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, सच यही है भाभी कि अब उस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची है।
अब तुम्हारे लिए इस घर में रहना भी वैसा ही है और अपने मायके में रहना भी वैसा ही। तुम अब उस घर में नहीं रह पाओगी। इंदुमती अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और तड़प कर बोली, ठाकुर जिन, अब मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मुझसे ये सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होता। साफ साफ बताओ क्या हुआ है? क्या उन्होंने दूसरी शादी कर ली है? बीमला ने पूछा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इंदुमती ने चीख कर कहा। मेरा गुनाह चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन तुम्हारे भैया कभी ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। तो फिर बताओ, उनके पास मेरे लिए जगह क्यों नहीं है? बोलती क्यों नहीं? कहते कहते इंदुमती की दोनों आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। बीमला की आंखें भी भर आई, लेकिन उसने अपने आंसू गिरने नहीं दिए। उसने भारी आवाज में कहा, भाभी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगी अब वहां तुम्हारे लिए जगह क्यों नहीं है। उस साहूकार शंभू बाबू ने भैया को जेल भिजवा दिया था। ये सुनते ही इंदुमती का पूरा शरीर कांप उठा, रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपती जुबान से पूछा, जेल? फिर उसके बाद क्या हुआ? बीमला ने बताना शुरू किया। हम लोग उस वक्त काशी, बनारस गए हुए थे। शंभू बाबू ने कर्ज चुकाने के लिए भैया को सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया था, लेकिन 4,000 रुपयों का भारी कर्ज इतने कम समय में जुटा पाना भला कैसे मुमकिन था? बीमला ने आगे की दर्दनाक कहानी सुनाते हुए कहा, जब पुलिस भैया को पकड़कर ले गई तो भैया ने तुरंत हमारे पुराने नौकर भोला को मेरे पास काशी भेजा, लेकिन हम उस वक्त काशी छोड़कर इलाहाबाद घूमने चले गए थे। भोला वहां से लौटा, फिर दोबारा ढूंढने निकला। इसी आपाधापी में 10 दिन कीमती बीत गए। उसके बाद जब मैं भागती हुई कोलकाता लौटी तो मेरे पास भी नकद पैसे नहीं थे। 11वें दिन मैंने अपने सारे सोने के गहने गिरवी रखे और तब जाकर भैया को जेल से छुड़ाकर बाहर लाई। भाभी, तुम्हारे पास भी तो 4-5 हजार रुपए के अपने गहने थे और मेदिनीपुर भी कोई दूर नहीं था। अगर तुम्हें उस वक्त खबर दी जा सकती तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन भैया ने 10 दिन तक जेल की यातना और जिल्लत सहना कबूल कर लिया, पर तुम्हारे सामने हाथ फैलाना गंवारा नहीं समझा। अब तुम ही बताओ, उनके पास जाकर तुम क्या करोगी? इतने दिनों में तुमने उन्हें बहुत सुख दे दिया। अब उन्हें अपनी तरफ से आजाद कर दो, ताकि वे भी चैन से जी सकें और तुम भी खुश रहो। इंदुमती कुछ पल के लिए अपना सिर झुकाए सुन बैठी रही। उसके अंदर का सारा अहंकार, सारा घमंड पलक झपकते ही चकनाचूर हो गया। फिर उसने बिना कुछ बोले धीरे धीरे अपने बदन से एक एक करके सोने के सारे गहने उतारने शुरू किए। सारे जेवर उतारकर उसने बीमला के पैरों के पास एक एक करके रख दिए और हाथ जोड़कर रुंधे गले से बोली, ठाकुर जिन, मेरे ये सारे गहने ले लो और इनसे अपने गिरवी रखे हुए जेवर छुड़ा लाओ। मैं तो अब अपने पति के पास ही जा रही हूं। तुम कह रही हो कि उस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची है, लेकिन मैं कहती हूं कि आज ही उस घर में उनके दिल के पास मुझे मेरी सच्ची जगह मिलेगी। जिस झूठी अमीरी और घमंड के गहनों ने मुझे इतने दिनों तक उनसे दूर अलग थलग कर रखा था, आज उन सब चीजों को तुम्हारे पास यहीं छोड़कर मैं अपनी असली जगह पर उनका साथ निभाने जा रही हूं। कल तुम एक बार हमारे घर जरूर आना बहन, और आकर अपने भैया और अपनी इस भाभी को मिलकर देख जाना। अब मैं चलती हूं। इतना कहकर इंदुमती ने अपने फटे पुराने हाल और कपड़ों की भी परवाह नहीं की और नंगे बदन से जेवर उतारकर पागलों की तरह बाहर की ओर दौड़ पड़ी। बीमला ने रोते हुए अपनी आंखें पोंछी और दरवाजे पर आकर नौकर को पुकारते हुए कहा, अरे भोला, दौड़ कर जा, बहू के पीछे पीछे जा, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी यही समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।